एक भी सिंगल मदरसे का पढ़ने वाला कौन सा व्यक्ति भारत की आजादी में उसको फांसी लगी? भारत के लिए कौन सा कंट्रीब्यूशन इनका है? एक सिंगल नाम हमको बता दीजिए। 121 करोड़ की आबादी में जितने भी मदरसे इस कंट्री में चलते हैं, एक भी मदरसे का पढ़ा हुआ व्यक्ति वो कभी देश की आजादी के लिए जेल में गया हो या उसको फांसी लगी हो? अगर ये एक भी तथ्य देश की या कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया हो जिसमें इंसानियत और मानवता के लिए कुछ लाभ मिला हो, तो हमें एक भी बता दीजिए, तब ये जो है कानून बिल आप पास कर दीजिए। लेकिन कोई अफसोस है कि कोई भी उत्तर सरकार के पास नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अपने जिद पर कायम रहना है और हम ऐसा चाहते हैं, हमें ऐसा करना है। जब तक हम जाति, वर्ग, समाज का भेदभाव हटाकर हम एक स्वस्थ शिक्षा नहीं देंगे, तब तक समाज की उन्नति नहीं होगी। कुछ समय पहले एक बहुत बड़े विद्वान देश के पॉलिटिशियन मुझे अपने घर खाने पर ले गए। उन्होंने एक बात कही, कहा स्वामी जी 9/11 2001 के बाद अमेरिका में कोई थ्रेड नहीं हुआ। उन लोगों के पास जो आप संस्कार की बात करते हैं वो संस्कार नहीं है, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति इतना है कि उन्होंने दोबारा कोई थ्रेट अमेरिका पर नहीं होने दिया। कितना राष्ट्र प्रेम उनके अंदर है। भारत देश में जबकि इतनी कथाएं होती हैं, इतने मंदिर होते हैं, लेकिन इतने प्रवचन होते हैं, इतने बाबा साधु की जमात इस देश में है, फिर भी ये संस्कार क्यों नहीं पैदा हो रहे? अमेरिका के अंदर क्यों ऐसा नहीं हो रहा? मैंने कहा आप एक बात समझिए, भारत का भला अमेरिका के रास्ते पर चलने से नहीं होगा। भारत का कल्याण रूस और चाइना के रास्ते पर चलने से नहीं होगा। कोई व्यक्ति किसी का नकल करके प्रगति नहीं कर सकता। अगर उसे प्रगति करना है तो उसे अपना विचार, अपना सामर्थ्य का प्रदर्शन करना चाहिए। किसी के पीछे चलकर किसी की उन्नति और प्रगति नहीं हो सकती। अगर आप इस कंट्री को आइडियल कंट्री चाहते हैं तो मुझे माफ करिए, भारत कभी राष्ट्रवाद का पक्षधर था भी नहीं। भारत में कभी राष्ट्रीयता थी नहीं। जिस जिस देश में राष्ट्रीयता थी वो लोग दुनिया से मिट गए, लेकिन भारत की जो व्यवस्था थी वो राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं थी, भारत की सामाजिक व्यवस्था थी। और सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना इतनी मजबूत थी जो दुनिया के लोगों को कहना पड़ा था कि यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से बाकी अब तक है नामो निशाना हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। वो कौन सी बात थी? वह राष्ट्रीय सोच नहीं थी, यहां सामाजिक सोच थी। और एक समाज दूसरे समाज का परस्पर कोऑपरेशन करता था। हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस कंट्री में नहीं था। हमारी सांस्कृतिक, कल्चरल हमारी एकता थी। जो शादी विवाह में वेद मंत्र कोलंबो में पढ़े जाते थे, वही कर्मकांड के वेद मंत्र काबुल और कंधार में पढ़े जाते थे। जो कर्मकांड की परिपाटी तिब्बत में होती थी, वही त्रिपुरा और यंगून में होती थी। तो त्रिपुरा से तिब्बत से लेकर यंगून तक और कोलंबो से लेकर काबुल कंधार तक हमारी एक सांस्कृतिक एकता थी, वह एक विरासत थी। हमारी जो पहचान थी वो सांस्कृतिक पहचान थी। लेकिन आप आइडियल कंट्री की बात करते हैं तो भारत का आइडियल कंट्री न तो अमेरिका होना चाहिए और न तो रूस होना चाहिए। अगर इस कंट्री का आइडियल कंट्री बनाना चाहते हैं तो हमारा रोल मॉडल जर्मन होना चाहिए। वो खड़े हो गए, बोले जर्मन क्यों? हमने कहा 1930 से पहले जर्मन दुनिया का पीस कंट्री था, लेकिन जर्मन में जब पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के बढ़ने लगे, लोग अपने अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग करने लगे, तो हिटलर जैसे लोग पैदा हुए। लेकिन 1940 के बाद 1945 में
जब जर्मन का हार हुआ तो जर्मन लोगों ने ये सोचा हमारे हार का कारण क्या है। तो उन्होंने अपने हार के कारण कहा नाजीइज्म, नाजीवाद के द्वारा हमारा पराजय हुआ। तो 1945 के बाद जर्मन में नाजीवाद के जितने एलिमेंट थे वो जर्मन लोगों ने जड़मूल से उनको समाप्त किया। एक भी सिंबल, एक भी एलिमेंट जर्मन में रहने नहीं दिया। तो परिणाम क्या निकला कि जो जर्मन दो टुकड़ों में बटा था वह जर्मन एक हो गया। जो जर्मन और फ्रांस 100 बरस तक आपस में लड़ते रहे, अरबों डॉलर खर्च किया, लाखों लोग का कत्लेआम हुआ, आज वो जर्मन और फ्रांस दोनों दोस्त बन गए। उन्होंने करेंसी एक कर लिया, रोड, एयरलाइंस, ट्रेन एक कर दिया, पासपोर्ट, वीजा खत्म कर दिया, पीपल टू पीपल कांटेक्ट कर दिया। आज दुनिया का सबसे पीस कंट्री धरती पर है तो उसका नाम जर्मन है, जहां नो टेररिज्म थ्रेट, नो फेक करेंसी प्रॉब्लम, नो कम्युनल वायलेंस प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की तकलीफ जर्मन में नहीं आ रही है, क्योंकि उन्होंने हारने का कारण ढूंढा। आजादी के बाद अगर हमारे नेताओं ने, हमारे देश के कर्णधारों ने यह सोचने की कोशिश किया होता कि हम 1000 बरस तक गुलाम क्यों थे, उस गुलामी का कारण क्या था, तो अगर उस गुलामी के कारण को सोचते तो भारत देश में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा पार्टी को मान्यता नहीं मिलती। जो अकाली दल इस देश को, अकाल तख्त के नाम पर इस देश को तोड़ा जा रहा था, उस अकाल तख्त के नाम पर अकाली दल पार्टी की मान्यता इस देश में नहीं मिलती। अगर हमने इन सारे विचारों को समाप्त करके एक अच्छा स्टेट बनाया होता तो आज इस देश की हालत ऐसी नहीं होती। जो हमारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं वो नहीं होता। ये आज दुनिया में सेकुलरिज्म की बात करते हैं लोग। जब सेकुलरिज्म शब्द धरती पर नहीं था, उससे पहले भारत देश में सेकुलरिज्म था। 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी और 629 में भारत में सबसे पहली मस्जिद, जहां से राव साहब आते हैं, केरला में बनी। इस्लाम के पैदा होने के 3 वर्ष पहले वहां मस्जिद बनी। 1867 में दास कैपिटल बुक कार्ल मार्क्स ने लिखा। 1865 के अंदर नंबूदरीपाद ने उस आइडियोलॉजी को लाकर भारत में प्रचारित करने का काम किया। हमारी जो संस्कृति रही, दुनिया में कहीं भी अगर हमें अच्छे विचार लगते हैं उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, लाना चाहिए। ये हमारा संस्कार था। हम ऑर्थोडॉक्सिस कभी नहीं थे, रूढ़िवादी नहीं थे। प्यारे भाई और बहनों, अगर दुनिया में हम उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो जो हमारी वाक्य है संस्कृत का, यावत जीवेत अधीते विप्राह, विद्वान जब तक जीता है तब तक ज्ञान अर्जित करता है। हमें उस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। यही बात इस्लाम के मानने वाले लोगों ने भी कहा था कि जन्म से लेकर कब्र तक मनुष्य सीखता ही सीखता है। अगर दुनिया के लोग इस ज्ञान के प्रति चल पड़े तो यह ज्ञान अंधकार समाप्त हो जाएगा और दुनिया में प्रकाश की रोशनी फैलेगी और इंसानियत का वातावरण बनेगा। The root of enlightenment is strength. ज्ञानस्य मूलम बलम। ज्ञान का मूल जो है वो बल है। उपनिषद में कहा न अयम आत्मा बलहीन लभ्य, अर्थात कमजोर व्यक्ति, असहाय व्यक्ति आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। ज्ञान अर्जित करना है तो उसे स्वस्थ होना जरूरी है, तंदुरुस्त रहना जरूरी है, हर प्रकार का फिट रहना जरूरी है। इसी को कहा बॉडी, माइंड, स्पिरिट। अपनी अस्मिता को, अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए ये साधन है और इसी को कहा द रूट ऑफ स्ट्रेंथ इज सेल्फ कंट्रोल, अर्थात बलस्य मूलम संयम है। बल का मूल जो है वो संयम है। संयम के बिना
बल अर्जित नहीं हो सकता, शक्ति अर्जित नहीं हो सकती। हमें शरीर का संयम, मन का संयम और आत्मा का संयम हमें करना चाहिए। बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों को संयमित बनाना चाहिए और संयमित बना करके शक्ति अर्जित करना चाहिए और शक्ति अर्जित करके हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए जो हम दुनिया में कल्याण कर सकें। द रूट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इज राइटेस्ट कॉन्डक्ट। संयमस मूलम धर्म है। संयम का मूल जो है धर्म है, अर्थात धर्म का मतलब कर्तव्य, पर्सनल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी एंड नेचुरल ड्यूटी। प्राकृतिक धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म और व्यक्तिगत धर्म, हमें इस धर्म का पालन करना चाहिए। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो यह कर्तव्य का हमें पालन करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है, ज्ञान एव धर्म है, अर्थात ज्ञान ही धर्म है। ज्ञान धर्म है। धर्म का मतलब है प्रकाश करना, प्रकाशित करना। हमें इस प्रकार से धार्मिक बनना चाहिए जो ज्ञान से युक्त धर्म है। इस देश, इस दुनिया में जो धर्म का प्रकाश फैला सके, ज्ञान अर्जित कर सके। हमारे व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। धर्म को मारने से धर्म हमको मार देता है। अगर हम सुबह उठ करके मुख नहीं धोएंगे, दांत साफ नहीं करेंगे, आंख साफ नहीं करेंगे, तो आंख और दांत की खत्म हो जाएंगे। वह धर्म का पालन नहीं किया तो ये धर्म हमको, शरीर को नष्ट कर देंगे। अगर हम व्यक्तिगत धर्म का पालन नहीं करते तो हम नष्ट हो जाएंगे। अगर हम सामाजिक धर्म का पालन नहीं करते तो नष्ट हो जाएंगे। अगर हम राष्ट्रीय धर्म का पालन नहीं करते तो नष्ट हो जाएंगे। और अगर हम प्राकृतिक धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम दुनिया से नष्ट हो जाएंगे।